बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। आज का भी जो मेरा एड्रेस है वो है अनीला इलियास का। अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए, ऐसा बनवाना है, तो नाजरीन जल्द से जल्द राब्ता कीजिए अनीला से। और बड़ी जबरदस्त खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि अनीला ने अब जो है वो रेंट पर प्रोवाइड करना ड्रेसेस स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए रेंट पर ड्रेसेस तो उनसे राब्ता कर सकते हैं। और आज का प्रोग्राम आप लोगों को बताना चाहूंगी बहुत जबरदस्त है। आज स्टार्ट करेंगे हम एक स्कूल लाइफ से। बच्चे जब होते हैं हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मन के सच्चे, तो ऐसा होता है जब वो छोटे होते हैं तो हमें होता है कि बड़े होकर क्या प्रोफेशन जो है वो ज्वाइन करेंगे, क्या बनना चाहते हैं। या उनको इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या उनको एक्टर बनना है, या उनको कुछ और प्रोफेशन चूज करना है। तो आज जो है तीनों शोबाजात से हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है अनुषा अनवर, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी अनुषा? माशाअल्लाह, मुस्कुराती सुबह में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अब मुलाकात करवाएंगे जनाब आपकी हम उस हस्ती से जो मैंने जिक्र किया था, अरशद मलिक साहब से, जो कि सीईओ है ब्रुकलिन स्कूल के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बेहतर। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको भी सर मुस्कुराती सुबह में हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अब इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद हस्ती से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिनका नाम है इलियास नदीम, जो कि एक्टर है, डायरेक्टर है और थिएटर में बहुत काबिलियत हासिल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इलियास सर? वालेकुम सलाम, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यारा हूँ। बिल्कुल, ये मेरा डायलॉग होता है वैसे बाय द वे, ये आपने जी आप बोलते हैं। ये देखिए एक्टर्स की ना कुछ होती है ऐसी ना, अल्लाह पाक की तरफ से कुछ कलमात जो है वो मिल जाते हैं। तो आप भी ये बोलते हैं, मैं भी ये कहती हूँ कि मैं भी हमेशा से प्यारी, ऐसा होता है। तो सर खैरियत से हैं आप? अल्लाह पाक। वेरी गुड सर, आपको भी हम मुस्कुराते सुबह में खुशामदीद कहते हैं। मेरे तीनों मेहमानों को सबसे पहले तो आप लोगों को उठने में सर्दियां हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और एक बहुत अहम बात यहाँ पर करना चाहूंगी स्कूल्स के हवाले से, वो सर से भी जानूंगी मैं कि जो टाइम चेंज हुआ है, 8:30 का जो टाइम हुआ है, ये खासा पहले हो जाना चाहिए था जब ठिठुरती हुई सर्दी थी। अब सर्दी में बहुत कमी आ चुकी है और अब बच्चों का स्कूल का टाइम जो है वो 8:30 हो गया है, और मैंने सुना है शायद मार्च तक रहेगा। तो सर बताइएगा अरशद मलिक साहब के आपकी क्या राय है? देखिए आपका इसमें कोई वो तो नहीं बनता कि आप इसको चेंज करवा सके, क्योंकि ये तो हुकूमत का फैसला है, लेकिन आप समझते क्या है, क्या ये सही हुआ है या ये गलत हुआ है? ये सही फैसला है। कोरोना के बाद पहले ही बड़े मसाइल थे बच्चों के, और सुबह उठने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन माशाल्लाह इससे ये फायदा हुआ है कि अब बच्चे इन टाइम हो रहे हैं। ठीक है, और ये मार्च तक है, इसका कोई मसला नहीं। लेकिन अब ये है कि आगे गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि कराची के जो एटमॉस्फेयर है उसको देखकर टाइमिंग जो है अगर दिसंबर से ही ये कर दी जाए तो काफी परेशानी से बच सकते हैं। सर हमारे यहाँ हर फैसला देर से क्यों किया जाता है? उस पर अमल दरामद इतनी देर से क्यों होता है? असल में देर से नहीं होता, बात यह है कि तालीम को तरजीह नहीं दी जा रही। बेसिक जो प्रॉब्लम है हमारा ये कि अभी भी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मिनहसुल कौम, वो हमारा ये है कि हम टाइमली इन चीजों को नहीं देखते। कि जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो भाई कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई 8:30 बजे अगर टाइम कर दिया जाए तो कोई मसला है। हमें हर सूबे के, हर शहर के वहां पे मौसम के हिसाब से छुट्टियां देनी। अब जैसे गर्मी है तो मई का महीना जो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो हमें मई और जून में अगर हम छुट्टी कर दें तो हो सकता है। जुलाई हमारा बेहतर होता है कराची के हिसाब से। बिल्कुल, लेकिन हम जो है वो लकीर के फकीर बने हुए हैं। जून जुलाई में ही छुट्टियां होनी है, तो चाहे जून जुलाई में इतनी गर्मी ना हो, लेकिन हमने छुट्टियां जो है वो जून जुलाई में ही देनी है। अपने स्कूल के हवाले से बताइएगा, ब्रुकलिन स्कूल कब से आगाज किया आपने इसका? ब्रुकलिन स्कूल जी ये वैसे माशाल्लाह 1971 से है, लेकिन अभी हमने इसको जो है 2000 से यहाँ पे स्टार्ट किया। लाइन्स एरिया में कराची की कदीम आबादी है, और ये फौजी इलाका होता था किसी जमाने में। हमारे एक साइड पर जो है आर्मी वर्कशॉप है, सदर पुलिस स्टेशन है, शारा फैसल है, तो दूसरी जानिब सिंधी मुस्लिम और PCHS है। इस दरमियान में एक कदीम आबादी है जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है ये इलाका, और यहाँ पर हम काफी मुख्तलिफ किस्म का काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पिछले कोरोना में देखा कि लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार थे। हमने यहाँ पर ये किया कि बुक्स का बड़ा प्रॉब्लम था, न्यू बुक्स का। तो अगर आपका बच्चा 2 में है तो आप अपनी 2 की यूज किताबें हमें दें इस्तेमाल शुदा, और 3 की इस्तेमाल शुदा किताबें हमसे ले लें फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो ये एक हमने एक नया इनिशिएटिव लिया और माशाल्लाह जितने भी माहिरीन तालीम है पाकिस्तान भर से, उन्होंने मुझे खतूत भी लिखे, मैसेजेस भी किए और बड़ा पसंद किया और काफी हाईलाइट भी हुआ ये, क्योंकि अगर एक फैमिली के 4-5 बच्चे हैं तो 5-7 हज़ार रुपए की सिर्फ किताबें हैं। इसके महंगाई जो है सर बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक हिस्सा हमने पेरेंट्स के साथ मिलकर ये शुरू किया है। और कहीं अगर कोई किताबें या उनके टाइटल्स बाइंडिंग की कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी हम, अब मेरी पूरी टीम है, हम तमाम असातिज़ा मिलकर ये सारा काम करते हैं। उसके अलावा हमने अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया है। एक जो बड़ा काम था, मैं काफी अर्से से इस पे वर्किंग कर रहा था, मैं 4th फ्लोर पे रहता था, तो मेरे बच्चे जब 4थे फ्लोर पे जाते थे तो उनसे बैग नहीं उठाया जाता था जी। तो मैंने इसके ऊपर बड़ी वर्किंग की, तकरीबन 10 साल में इसके ऊपर लगा रहा और मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं इसको किस तरह कंट्रोल करूं। मैंने अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में बाइफरकेट किया तमाम क्लासेस का, कि अगर आपका बच्चा नया सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो वो अगले मार्च की कॉपियां किताबें क्यों उठा के घूमे। तो हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब वो हमारा जो बैग है वो यकीन करें कि 1/4 रह गया सिर्फ। वाओ, जबरदस्त। तो एक तो ये कि बच्चों को जो है ना हमने वो बोझ उनका कम कर दिया बसों का, प्लस ये है कि वो 3 हिस्सों में इस तरह डिवाइड किया कि क्लास वर्क, होमवर्क प्लस एक्टिविटी बेस्ड सारी चीजें हमने उसके अंदर रख दी हैं कॉपीज के अंदर। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट काम है। और इसके अलावा यूनिफॉर्म्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें हम स्कूल से बच्चों को बिल्कुल विदाउट एनी कमीशन सारा काम कर रहे हैं। कोई सालाना चार्जेस नहीं है हमारे बीच में, कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है, और फीस भी बहुत मुनासिब हमने रखी हुई है। फीस पर भी हम बात करते हैं, बढ़ते हैं अब हम इलियास साहब की जानिब, उनसे जानते हैं। सर, बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से बात हो रही है, आजकल हमारे बच्चे जो है ना, जो पढ़ाई में थोड़े से कमतर होते हैं या सोच समझते हैं अम्मा अब्बा के निकम्मे हैं, तो उनका ये दिमाग होता है कि हम बड़े होकर हमें कुछ नहीं आता तो चलो एक काम करते हैं, एक्टर बन जाते हैं, बहुत पैसा है और बहुत हम लोगों की लाइफ जो है वो लग्जरी हो जाएगी, बहुत ग्लैमर है इस फील्ड में। जरा इस पे रोशनी डालिएगा, क्या इतना आसान है एक्टर बन जाना? नहीं, एक्टर बनना एक तो होता है कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, बाद आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड है, तो जो भी काम करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक्टिंग मुश्किल काम है, कहकशां आपने भी काम किया हुआ है, आपके हस्बैंड भी काम करते हैं, तो अपने आप को मनवाने में बड़ा टाइम लगता है। और ये ऐसी फील्ड है कि बाज लोग आते हैं, अल्लाह पाक उनके ऐसा हाथ पकड़ता है कि वो शब्बीर जान को आप देख लें, आए देखा और छा गए वो। तो वो क्या था, वो गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट है शब्बीर जान। बाकी हमारे यहाँ जो अभी नया टैलेंट आ रहा है उनमें एक बड़ी खामी है, वो चाहते हैं कि जी हम एक काम करें और बस जी छा जाए ना, तो ऐसा मुश्किल है। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थिएटर है, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, नापा है, यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में है, तो हमारे बच्चों को चाहिए कि वहां जाएं, सीखें। तो सर, सीखने से आ जाती है एक्टिंग? बिल्कुल आती है, बहुत कुछ आता है। आप देखें नापा के स्टूडेंट, मतलब माशाल्लाह जब वो काम कर रहे होते हैं तो बड़ा फर्क पड़ता है उनके काम से, क्योंकि वो एजुकेटेड होते हैं। और एक बंदा, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं कि सर हम आपके बड़े फैन हैं और आप प्लीज हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद वो 2-3 दिन तो बड़े अच्छे चलेंगे, चौथे दिन फिर वही फरमाइश, सर हमें भी कोई काम दिलाएं। भाई हम एक्टर हैं यार, हम कहाँ से आपको काम दिलाएं, हमें खुद काम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, हमारी फील्ड ऐसी है कि आपने स्ट्रगल जो है वो हमेशा ही करते रहना है। जब से आपने स्टार्ट लेना है उसके बाद आपने स्ट्रगल ही करते रहना है। और जो लोग ये समझते हैं कि एक्टिंग बहुत आसान है, तो भैया एक्टिंग जो है वो नाक चने चबवा देती है। और ये जो कैमरा है ना जिसपे हम बात कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ी सी भी झिझकूंगी या थोड़ी सी भी मैं कहीं कोताही बरतूंगी तो ये मुझे नहीं बख्शेगा, क्योंकि ये कोई हमारा चाचा का बेटा, मामू का बेटा, खाला, नानी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, हमारा रिश्तेदार है। तो जहां पर भी आपने थोड़ी बहुत भी मसले मसाइल किए तो आपको कैमरे की आंख नहीं छोड़ती। बिल्कुल सही फरमाया मैंने, बिल्कुल 100% मैं इससे मुत्तफिक हूँ। मुत्तफिक है। और बढ़ते हैं अब अनुषा की जानिब, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर बन रही हैं। अनुषा कैसी हो? ठीक ठाक हो? खैरियत हो? बहुत प्यारी लग रही हो आज। वैसे बताओ कितने साल की हो? 20 साल, माशाल्लाह। इतनी छोटी उम्र में ये बचपन से सोचा हुआ था कि इंजीनियर बनना है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर बनना है? हाँ, बचपन से शौक इंजीनियरिंग की तरफ था, मशीन्स को देखना। इंजीनियर का तो ये काम होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑब्जर्वेशन में ज्यादा होता है। तो बचपन से लाइक एज माय पेरेंट्स से कि
था शौक engineering का। खिलौना तोड़ती थी, उसके बाद फिर उसके अंदर से मैग्नेट्स निकाल लिए, सेल्स निकाल लिए, खिलौने से ज्यादा उसके अंदर घुसना, स्क्रू ड्राइवर्स के अंदर, स्क्रूज के अंदर, तो ये वाली चीजें होती हैं। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, टर्की में भी अनकरीब अभी कुछ एक इवेंट हुआ था, उसमें भी आपकी पूरी टीम ने हिस्सा लिया था, जरा उस बारे में हमें बताइए। बेसिकली मैं जहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ, वहाँ पे एक सोसाइटी और हम कह सकते हैं टीम है, नेस्ट एयरवर्क्स, और हम लोग सब मिलकर ड्रोन्स बनाते हैं, ड्रोन्स और एयरप्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं एट द वेरी अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी हम बच्चे ही काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर। और ना ही सिर्फ काम कर रहे होते हैं, इस बात को हम लोग फिर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, यानी अब हम काम तो कर रहे हैं मगर वो काम दुनिया को भी तो दिखे या पाकिस्तान को भी तो दिखे कि हम ये काम कर रहे हैं, तो फिर हम उसे इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाते हैं। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हो गए, जैसे 2016 से हम ये काम करते आए, मैं नहीं यानी मेरे सीनियर्स और हम बच्चे, तो ये हम काम करते आ रहे हैं। हम पहले यूके में पार्टिसिपेट करते थे और यूके में हम लोग ने पूरे साउथ एशिया के अंदर हम लोग ग्रैंड चैंपियंस थे, यानी आप समझो फर्स्ट प्राइज जीती थी हमने। और हम पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे। फिर हमने सोचा कि अब इससे बड़े लेवल के ऊपर आए, तो फिर टर्की में कंपटीशन होता है टेक्नोफेस्ट, वो टर्की की अपनी गवर्नमेंट करवा रही होती है और टूबी तक कहते हैं उस गवर्नमेंट को, और ये कंपटीशन इतने बड़े लेवल पर होता है कि इसमें 150 प्लस टीम्स होती हैं दुनिया भर से, और इस लेवल पर कंपटीशन होता है। तो हमने सोचा कि अब इस जगह पे अपने आप को मनवाया जाए, तो हमारा फर्स्ट ट्राई था पिछले साल और हम लोग वहाँ गए थे। और बहुत मुश्किल होती है सिलेक्शन जब आपके पास 150 टीमें होती हैं, एंड 95 प्लस टीम्स थी हमारे कंपटीशन में जिन्होंने वही काम किया हुआ था जो हम कर रहे हैं, और उसमें से we were at 18th पोजीशन माशाल्लाह इन द वेरी फर्स्ट ट्राई ना। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एक हमें अचीवमेंट मिली थी, एजाज मिली थी कि हम पाकिस्तान को जाके वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पे हमें इतना अच्छा आउटकम मिल रहा है। तो ये हम इस तरह से काम तो करते हैं और साथ साथ उसे प्रमोट भी कर रहे होते हैं, और बस यही काम है कि प्रमोशन ये होती है कि हम टेक्नोलॉजी प्रमोट करें। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अब आपको जो जिस इंजीनियर से मिला बोलते हैं जॉब मिल रही है, जॉब है नहीं है, और पाकिस्तान में क्या स्कोप इंजीनियरिंग का, तो यही बात है कि आप अपना स्कोप खुद बनाते हो। बिल्कुल, तो यही है कि हमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी है पाकिस्तान में और उसके ऊपर हम लोग काम करना है। वेरी गुड। अरशद साहब, मुझे बताइएगा, कंपटीशन का जिक्र हुआ तो ब्रुकलिन स्कूल में कॉम्पिटिशन वगैरह करवाते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देते हैं आप लोग? जी बिल्कुल। लेकिन पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी जिसे अब हम निसाबी सरगर्मियों का नाम देते हैं, यानी अब दुनिया भर में ये हो गया है कि वो निसाब का हिस्सा बन गई जी। तो इससे बच्चों में जो छुपी हुई सलाहियतें होती हैं वो निखर कर सामने आती हैं। तो जैसे इस बच्ची ने अभी बताया कि भाई मुझे शौक था, तो अब हम बच्चों में ये चीजें देखते हैं, फिर हमें जब वो मैट्रिक क्लासेस में आते हैं, बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो हम फिर वहां से उनको चेंज करते हैं कि भाई आपके माइंड में क्या है। फिर हम पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं कि बताते हैं कि इस बच्चे को आप पुश करें, इस फील्ड के अंदर ये ज्यादा बेहतर रहेगा, इसका दिल है यहाँ पर। तो यहीं से ग्रोथ उसकी मैट्रिक लेवल से अगर शुरू हो जाएगी तो इंटर के बाद उसको फैसला करना आसान होगा, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या बनना है। अभी उसके अलावा फिर जो एक्स्ट्रा हमारी एक्टिविटीज हैं उसमें अभी रिसेंटली सैलाब का मसला आया, तो सबसे पहले हमने कराची के अंदर ये कैंपेन शुरू की और उसमें फिर हमने डायरेक्टरेट को शामिल किया। रफिया मल्ला साहिबा हैं हमारी एडिशनल डायरेक्टर, और उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया इसके अंदर। फिर हमने क्या किया कि पूरे बच्चों को तैयार किया स्कूल से, वो अपने घरों से सामान लाना शुरू हुआ। हमने कैश नहीं लिया, हमने कहा सामान लेकर आना है, खाने पीने की अशियां और कपड़े। फिर उन्होंने अपने अतराफ में शुरू कर दी कैंपेन, और माशाल्लाह पूरी हमने एक गाड़ी बना के डायरेक्टरेट के साथ रफिया मल्ला साहिबा की सरबराही में, अखलाक साहब की सरबराही में, वो हमने फिर सीन रवाना की यहाँ से। और बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन और हेल्प करने का जज्बा एक वो सामने आया, सार का जज्बा, हमदर्दी का जज्बा, ये उनके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज से अब अल्लाह ना करे कल कहीं फिर होता है तो हमें कहना नहीं पड़ेगा, अब ये बच्चे ज़हनी तौर पे तैयार हो गए बिल्कुल और असासा बन जाएंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह। सर, अपने टीचर्स के बारे में जरा बताइएगा, आपके जो टीचर्स हैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, क्योंकि टीचर्स का एक बहुत अच्छे से किरदार अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी स्कूल के लिए। देखें, अभी मैं ये एक्टिविटी का आपसे जिक्र कर रहा था, इसमें हमने सबसे पहले टीचर्स को एक्टिव किया
ठीक है। पहले हम टीचर की जो ग्रोथ करते हैं उसके बाद जो है ना वो फिर बच्चों में मुंतकिल करना हमें बड़ा आसान हो जाता है। अब देखें हम अगर 400 बच्चे हैं 300 बच्चे हैं एक स्कूल के अंदर, हम सब जगह नहीं पहुंच सकते। पहले हम अपने टीचर्स को तैयार करते हैं, फिर वो टीचर जाके बच्चों में वो चीजें मुंतकिल करते हैं। बिल्कुल, ये एक पूरी टीम का है। अब जैसे हमने सिलेबस बनाया, सिलेबस में हर टीचर, हर मजामीन के टीचर को हमने उसका हिस्सा डलवाया है और हर सेमेस्टर के बाद उसके साथ बैठते हैं पूरी टीम कि भाई देखें ये सिलेबस है, इसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए, किस तरह बच्चे को आसानी हो सकती है। अब हम अपना बुक्स और कॉपीज के साथ साथ हम एजुकेशन को अब डाइवर्ट कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन की तरफ, यानी पेपर फ्री एजुकेशन। पेपर आपको पता है बहुत महंगा हो गया और दुनिया जामे वैसे ही पेपर फ्री एजुकेशन है, टैब लैपटॉप पे और है ना मोबाइल पे एजुकेशन चल रही है। तो अब हम इस तरफ बच्चों को लेकर आ रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है स्लो 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 और नेक्स्ट सेमेस्टर इंशाल्लाह सेशन से हम न्यू सेशन से ये पूरा कर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जबरदस्त भाई। ये तो ब्रुकलिन स्कूल की बात हो रही थी, अब इलियास साहब की जानिब बढ़ते हैं। इलियास साहब जरा बताइएगा, बच्चों के हवाले से हमने बात कर ली कि एक्टिंग करना चाहते हैं, अगर जो न्यू कमर है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे आप कि एक्टिंग सीख के आए, इनबॉर्न टैलेंट है तो उसको पहचाने किस तरह से? देखिए ये तो ज्यादातर जो लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि जी हम तो शौक में आए, हाँ। एक्टिंग के हवाले से आपको भी, और हर बंदा आता है हीरो बनने के लिए, फिर बाद में वो देखते हैं कि यार माहौल क्या है, मैंने किस तरीके से। अच्छा, डिफरेंट एप्स आ गई है ना आजकल, तो वो समझते हैं ये ऐप पे हम टिकटॉक बना के शायद हम अच्छे एक्टर हैं, तो क्या एक टिकटॉकर एक अच्छा एक्टर हो सकता है? नहीं। ओके, नहीं, ये नहीं सही कंटिन्यू करेंगे। इलियास साहब यहाँ पर कथा कलामी के लिए माफी, ब्रेक का टाइम हो गया है। नाज़रीन हमने ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात भी कंटिन्यू करेंगे और आपको किचन की दुनिया में भी लेके जाएंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि आपको लेकर जाएंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे शेफ सारा से, और आज शेफ उज़मा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेफ सारा और शेफ उज़मा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बन रहा है आज सलमान के किचन में? बिल्कुल, आज सलमान के किचन में जो है वो बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का और यूनिक पास्ता। और पास्ता चूंकि वो बन रहा है सलमान के किचन में, तो फिर तो बनता है सलमान का सॉस और प्यूरी का इस्तेमाल। तो जी सलमान हमें प्रोवाइड करता है बहुत अच्छी और बहुत सारी और वसी रेंज जो है वो प्रोवाइड करता है सॉसेस और जैम्स की, जो हमें हमारे किचन को बनाती हैं बहुत ही मज़ेदार। और जब मज़ेदार और खाने पीने की बात आती है किचन में, तो फिर हमें भूल नहीं जाना चाहिए वो है रिवायत कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल। चूँकि रिवायत कुकिंग ऑयल देता है एक हेल्दी और खालिस ऑयल और बनाते हैं हमारी सेहत को बहुत ही फिट, और हम ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे अपने किचन में। तो फिर चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। जी शेफ़ उज़मा, क्या बन रहा है? पास्ता कैसा बन रहा है? क्या न्यू इसमें की है? क्या इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि हम इसके साथ कुछ न्यू लुक देंगे, डिफरेंट देंगे पास्ता को? अस्सलाम वालेकुम। ये मैं बना रही हूँ इटालियन पास्ता, ठीक है। और इसमें हम इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च है, सॉल्ट है, और वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, और गार्लिक है, प्लस पार्सले है। वाओ जी, ताकि हमारा कैमरा आपको सही से फोकस कर सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पास्ता बनने जा रहा है तो इसके अंदर हमने स्टार्ट कैसे लेना है, क्या क्या स्टार्ट करना है, किस तरह से मैरिनेशन करनी है? अच्छा, इसमें मैरिनेशन नहीं होती, इसमें डायरेक्ट अप्लाई होता है। जैसे ऑयल डाल दिया, ऑयल के बाद हमने गार्लिक डाल दिया और ऑनियन डाल दिया, उसके बाद जो है हमें जो मसाले हमने बताए वो सब बिल्कुल रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, रिवायत कुकिंग ऑयल जो कि है खालिस और प्योर और बनाता है एक हेल्दी लाइफ और देता है मज़े की टेस्ट हमारे खानों में। तो जी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने पास्ता के लिए अपनी पानी को जो है वो बॉईल कर लिया है। देन हम इसको ऐड करना है, ऐसे रखें, ओके। अच्छा, ये फुल पैकेट लेना है पास्ता, ठीक है, यानी कि हमारा ऑलमोस्ट 500 ग्राम का जो पास्ता पैकेट है वो आप ले सकते हैं। और बाकी अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं इसको मेजरिंग कि आपको कितनी सर्विंग चाहिए। आई गेस ये 4 to 5 सर्विंग होती है पैकेट, ठीक है। इसके साथ साथ ये आप मुझे दें, आप बाकी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें ताकि जल्दी जल्दी से झटपट वाली रेसिपी हमारी तैयार हो जाए बन के, और हम मज़े से इसको टेस्ट कर सकें और आपको दिखा भी सकें।
साथ ही हमने जो है वो ऑयल ऐड कर दिया है ताकि जो पास्ता जो है वो बिल्कुल मिक्स ना हो या फिर थोड़ा सा एक अच्छा रनी रहे। और वो जब मिक्स हो जाता है और या ज़्यादा पक जाता है हीट से तो वो फिर बहुत अजीब सा बन जाता है, वो फिर पास्ता नहीं रहता, वो अंडा घोटाला टाइप लग जाता है, वो पास्ता अंडा घोटाला बन जाता है बेसिकली। तो हम जाते हैं, ओके, ऑयल कितना, इटालियन पास्ता का हम सॉस रेडी करने जा रहे हैं। ओके 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 डन। अनियन, चॉप्ड अनियन, ओके जी, चॉप अनियन। हम इसमें मैश अनियन भी यूज़ कर सकते हैं, चॉप ही ज़रूरी है, डिपेंड टू टेस्ट। ठीक है, ओके डन। ओके अच्छा, उसमें अब इसके साथ साथ हमने क्या क्या ऐड करना है मुझे आप बताएं। आपको डालेंगे गार्लिक, ठीक है। गार्लिक जिंजर भी है? नहीं है, जिंजर नहीं जाएगा, जिंजर नहीं जाएगा, यानी कि सिर्फ हमारे पास इसमें गार्लिक जाएगा। प्याज सौते करी है हमने ऑयल में और गार्लिक के साथ इसको हल्का सा स्टफ फ्राई कर रहे हैं, ऐसा ही है? ठीक है, ज़्यादा स्पाइसेस मुझे नज़र भी नहीं आ रहे उस्मा इसके अंदर, तो थोड़ा नहीं थोड़ा लाइट होता है। चले जी, ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो हमारे घर में एक या रिवायती एक है कि भाई मज़े का पास्ता होना चाहिए लेकिन स्पाइसी होना चाहिए। मेजॉरिटी इटालियन पास्ता जो होता है वो ज़्यादा स्पाइसी होता नहीं है, लेकिन अब अगर आपको खाना है स्पाइसी तो आप उसके अंदर अपनी टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। पास्ता और इस तरह की मैक्रोनीज है और इस तरह की आप जो डिशेस बना रहे होते हैं तो ये आप अपने टेस्ट बर्ड के हिसाब से इसको ऐड ऑन कर सकते हैं तमाम चीज़ें। और मेजॉरिटीज़ इसमें नहीं यूज़ करती ज़्यादा, बल्कि बच्चे जो होते हैं वो केचप से ही ज़्यादा इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, इसमें ऐड कर लिया। लेकिन हमें ज़रूरी है कि इसका एक टेस्ट डेवलप किया जाए और बना के दिया जाए ताकि हमें केचप या अदर सॉसेस की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, और इसके साथ इसके बाद प्यूरी ऐड करनी है, सलमान्स प्यूरी ऐड करनी है। हाँ, कितने टेबल स्पून डालनी है हमने प्यूरी? 2 टेबल स्पून हमने जो है वो प्यूरी ऐड करनी है। आपने इसमें चंकी सालसा भी रखा है, हॉट चिली सालसा है? हाँ बिल्कुल, टेस्ट के लिए होगा। ठीक है जी, और जी हमारे किचन में सलमान्स किचन में बनने जा रहा है इटालियन पास्ता और उसके अंदर ज़रूर हम सलमान्स के जो की इंग्रेडिएंट्स है वो ज़रूर ऐड करेंगे। और अच्छा, इसके अंदर मैंने एक चीज़ देखी, अभी चिकन में आप बना रही है ना, तो क्या हम इसको अदर मीट में बना सकते हैं, मटन में या बीफ में? किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि कीमा हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ही है, चिकन का कीमा हमने यूज़ किया है और इसके साथ हम पास्ता रेडी करने रहे। उस्मा, आप इसके अलावा क्या मसरूफियत है, आपका अपना कोई ब्रांड है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं? मैं फ़िलहाल तो डेक्स्ट्रे में एज ए असिस्टेंट शेफ़ हूँ और दूसरा ये कि मेरा ब्रांड है उज़मास किचन के नाम से जो मैं घर से चला रही हूँ। और बाकी ये कि आपके चैनल पे आ जाती हूँ। यानी कि जी आप अगर उज़मा की रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो उज़मा से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा या इनके बने हुए हाथ के बने हुए खाने ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इनसे फिर इनके कांटेक्ट नंबर पे बात करके इनसे ज़रूर ऑर्डर करवाइएगा। इनका कांटेक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पे ज़रूर चलेगा, तो आप जो है वहाँ से इनका कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। ठीक है उज़मा, अच्छा मुझे अपनी साथ साथ बताएं कि जो आप इंस्टीट्यूट में एज अ असिस्टेंट शेफ़ हैं तो वहाँ पे आप डेली बेसिस पे होती हैं, ट्रेन कर रही हैं बेसिकली स्टूडेंट्स को, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसकी ओपनिंग हुई है मेरे ख्याल से 5 जैन को ना, तो बस अभी उसमें रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो जैसी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी फिर हम आपको वहाँ देख सकते हैं। चलिए जी, आ जाते हैं हम अपने पास्ता की तरफ और जल्दी जल्दी से झटपट अपनी रेसिपी को तैयार करते हैं ताकि हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे मंसूर भाई हैं, वो ज़रूर टेस्ट कर सकें और बता सकें कि जी कैसा बना है। ये हमने क्या ऐड किया है? टमाटो प्यूरी, राइट, ठीक है। अच्छा, ये होममेड टमाटो प्यूरी है, हमने इसके अंदर होममेड भी यूज़ करनी है और सलमान्स की भी। सलमान्स चूँकि बहुत अच्छा फ्लेवर भी दे देता है और टेस्ट के साथ साथ वो एक अच्छा अरोमा और बहुत अच्छा कलर देता है आपके खाने को, तो वो हमने ज़रूर ऐड करना होता है ताकि जो है उससे कलर और उसकी जो करी है वो बहुत अच्छा एक फ्लेवर के साथ साथ बहुत अच्छा कलर भी दे दे, तो वो कंपलसरी होती है आपके किचन में।
ठीक है शेफ सारा, आप जो है रेसिपी कंप्लीट कीजिए जब तक हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, क्या क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारा किचन सेगमेंट। हाँ, टेस्ट आप लोगों ने करके जाना है बिल्कुल। और ये जैसा हम जिक्र करके गए थे इलियास भाई आपसे ब्रेक के जानिब जब हम बड़े थे, तो हमने ये पूछा था कि डिफरेंट डिफरेंट एप्स जो होती हैं उसमें लोग समझते हैं एक्टिंग करके कि एक्टिंग हम कर सकते हैं, अगर हम वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो हम कैमरे के आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या कोई भी ऐप यूज करने वाला इंसान जो है क्या अच्छा एक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। मैंने आपसे कहा कि एक्टिंग बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। वो आप 1 मिनट का आपका कंटेंट होता है तो वो हो जाता है, मगर जब आप कैमरे के सामने जाते हो, कैमरे की एक अलग दाग होती है जी। आप खुद परफॉर्मर हैं, आपको अंदाजा होगा, तो कैमरे की एक दहशत होती है। अब ये टिकटॉक जो है वो तो बड़ा इजी है, आपने ये पकड़ा, सेल्फी से शुरू हो गए या अपनी टीम बना ली, उससे काम शुरू कर दिया, मगर ये कि कामयाब बहुत हैं आजकल। हाँ, कामयाब यही लोग रहे हैं। एग्जैक्टली, आजकल फैन फॉलोइंग इन लोगों की ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं अभी आपसे यही ब्रेक के दौरान बात कर रहा था कि अगर आप इंटीरियर सिंध में किसी टिकटॉकर को हुमायूं सईद के साथ भेज देना, तो वो हुमायूं सईद के साथ कोई सेल्फी नहीं ले रहा होगा जितने की टिकटॉकर के साथ ले रहे होंगे। बिल्कुल, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, मैंने देखा। मैं गया हूँ अभी सक्कर में रिसेंटली, एक टिकटॉकर के साथ गया हूँ और मैं हैरान रह गया कि मतलब ये कि हमने एक जगह भी अपने पैसों का खाना नहीं खाया। मोहब्बत हम जिस गेस्ट हाउस में सक्कर में ठहरे हुए थे, तो सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हमें वहीं पे और टिकटॉकर्स थे या उनके चाहने वाले थे, वो वहीं प्रोवाइड करते थे, वहीं हम लोग खाते पीते थे। जबरदस्त भाई, मोहब्बत करने वाले तो हैं पाकिस्तानी, लेकिन कभी कभी गलत ट्रैक पे भी हम लोग चले जाते हैं, बट इट्स ओके, वो भी अलग मसला है, लेकिन मोहब्बत करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा इलियास सर, अब अरशद सर हमें बताइएगा जरा, आपकी कितनी ब्रांचेस हैं? एक सिर्फ कराची में एक ही ब्रांच है या और भी ब्रांच? नहीं, एक ही ब्रांच है हमारी। ठीक है, तो क्या इरादा है आगे अनकरीब कोई ब्रांच? इंशाल्लाह। अभी ये कोरोना के मसाइल थे, ठीक है, अब ये जरा थोड़ा सा इन्फ्लेशन से निकलते हैं। इस हवाले से मैं भी बात करना जी 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 एजुकेशन के हवाले से। मैं अभी इनसे भी बात कर रहा था कि हमारे यहाँ सत्तार एदी साहब हैं, छीपा साहब हैं, खाने के हवाले से और एम्बुलेंस के हवाले से एजुकेशन की तरफ कोई नहीं आया। बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुल्क में एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि नाख्वानगी ज्यादा है। आप श्रीलंका को देख लें, 98% है, मगर पाकिस्तान में वो रेशो नहीं है। तो इस तरफ ये जो हमारे फलाई इदारे वो एजुकेशन की तरफ भी आए, ताकि हमारे मुल्क में एजुकेशन का रेशो बढ़े। बिल्कुल, लेकिन किसी भी कौम को अगर सही डगर पे डालना है तो तालीम को तरजीह देनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये इस वक्त की जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत है और ये करना पड़ेगा, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तालीम को तरजीह देनी है हर लेवल पे। अब देखें, अभी हम बात कर रहे थे, हमने सभी बच्चों को कोरोना के बाद थोड़ा सा जो तालीम से हटे हैं, हम अभी हमें वापस लाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, प्राइवेट इदारे हों चाहे गवर्नमेंट के इदारे हों, सब कोशिश कर रहे हैं। अभी यकीन करें, रिसेंटली इस शौक पैदा करने के लिए बोर्ड ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि मुख्तलिफ जो है ना गेम्स, क्रिकेट, हॉकी, हमारे चेयरमैन साहब हैं शरफ अली शाह, मैट्रिक बोर्ड के, इंटर बोर्ड के चेयरमैन है सईदुद्दीन साहब, उसके अलावा हुर मजहर साहब हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड रिसर्च। इन लोगों ने सबने मिलकर फैसला किया कि 2-3 महीने मुसलसल बच्चों को कुछ ना कुछ जो एक्टिविटीज दे रहे हैं। क्रिकेट हो गई, हॉकी हो गई, उसके अलावा आपका मिली नगमों का कंपटीशन है अभी जो रिसेंटली होने वाला है, नात कंपटीशन होने वाला है, तकारीर के मुकाबले हैं, ऐसे के मुकाबले हैं। ये सारी चीजें बच्चों को वापस एजुकेशन की तरफ लाने के लिए ये फैसले किए गए हैं और सबने जोड़ के ये फैसला किया कि बच्चों को जो थोड़ा सा इंटरेस्ट दूर हो रहे हैं, मोबाइल पर लग गए हैं ज्यादा, तो ऐसी एक्टिविटीज दी जाएं जो हम अभी डिजिटल ला रहे हैं एजुकेशन। इंशाल्लाह हमारा अप्रैल से है न्यू सेशन से, तो हम ये कर जाएंगे इंशाल्लाह। और बच्चों को जो दूर हो रहे हैं हम उनको वापस ला रहे हैं। मुख्तलिफ हम उनकी वीडियोस बना रहे हैं टॉपिक्स के हवाले से, और जो वाकयात हैं हमारे दीनी, हमारे साहबा के, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, दीन के हवाले से, वो हम सब जो है ना डिजिटल करते जा रहे हैं ताकि बच्चों का इनेमाक इस तरफ हो जाए। बनिस्बत के मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं, दूसरी एक्टिविटीज पे जाते हैं, तो जो मैट्रिक तक का बच्चा है ना वो इस तरफ आ जाएगा तो इंशाअल्लाह बड़ी चेंज आएगी मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह। और ये जिस तरह काम हो रहा है, सरदार साहब ये बहुत जल्दी जल्दी फैसले ले रहे हैं। सरदार अली शाह साहब हमारे वजीर तालीम सिंध हैं, ये जैसे अभी आपने कहा ना कि ये टाइम कैसे चेंज हुआ, तो उनके बाद पहुंचा है और उन्होंने सेम डे उस पर एक्शन ले लिया
ओके, मतलब उनके पास जो है वो देर से ही दरख्वास्त गई है। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने एक्शन लिया कि वाकई ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, तो वो एडजस्ट हम कर रहे हैं टाइम के साथ, और माशाल्लाह उससे बच्चे टाइम पर आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा आसानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चीजें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। फीस की जानिब बढ़ेंगे, आप फीस का जिक्र कर रहे थे कि बड़े रीजनेबल प्राइस पे आपकी फीस जो है बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, तो जरा उस पर रोशनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। देखें, ब्रांड नेम तो आपको पता है, हम हैं कॉन्शियस कि भाई ब्रांड नेम पे पढ़ाएंगे, अब उनके फीसें हाई भी हैं। अब जिस तरह हम जिन इलाकों में काम कर रहे हैं, कदीम बस्तियां हैं कराची की, और यहाँ पे मुतवस्सित तबके के ताल्लुक रखने वाले अफराद रहते हैं, तो मुनासिब फीस के साथ हम वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्राइवेट स्कूल देखें, काम है गवर्नमेंट का एजुकेशन देना। अब प्राइवेट जब इदारे आते हैं ना, तो ये देख लें कि उनकी बिल्डिंग जो है ना 90% रेंट पर है। बिल्कुल। ठीक है, फिर सैलरीज हैं। अच्छा, हाई स्किल्ड आप टीचर रखते हैं तो उनकी सैलरी ज्यादा होती है। Exactly. अच्छा, फिर साथ बिजली, गैस, पानी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखें कि फिर लोड शेडिंग, बच्चा जब स्कूल आता है लाइट नहीं होती, जनरेटर चलेगा, वो बियर कौन करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह से एक्सपेंसेस होते हैं, फीसों में इजाफा होता है। अब जैसे इन्फ्लेशन है, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। जी जी, ये हमारे ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनके ये तासुर क्यों जा रहा है कि ये इंडस्ट्रियां हैं, ये कमाने के लिए बने हैं। लोग ये कहते हैं कि बिजनेस बन गया है। हाँ, आपकी बात सही है। अब इसमें देखें, वही मैंने अभी कहा ना, ब्रांडेड कॉन्शियस लोग हैं हम लोग, कि एक तरफ अगर चल दिया, मिसाल मैं आपको देता हूँ, पिछले 4-5 साल पहले एक हाई कोर्ट में केस लगा, वो भाई फीस ज्यादा ले रहे थे स्कूल, वो ब्रांड नेम था बड़ा, तो वो केस खत्म हो गया। देखिए, हर इलाके के हिसाब से माँ बाप जब है ना, स्कूल नहीं जाता एडमिशन लेने के अपने घर के ऊपर के भाई आप मेरे स्कूल में दाखिला दिलाएं, माँ बाप देखते हैं उनकी जेब, जब वो जाते हैं पूछते हैं फीस कि भाई यहाँ पर मैं अपने बच्चे को करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता हूँ। अब जो ले रहे हैं वो तो ज्यादती कर रहे हैं, जो नाजायज कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप थोड़ा सा देखें, अपने नियर बाय में जो अच्छे स्कूल हैं, अच्छी शोहरत वाले, वहां जाएं, मालूमात करें, भाई ये बोर्ड से रजिस्टर्ड है नहीं सर, है। मैं ये कहना चाहूँगा, एक इलाके में मतलब कराची है जैसे, तो कितने अच्छे स्कूल हैं। कहने का मतलब ये, अब मैं एक बच्चे की मिसाल दूंगा कि मेरा भतीजा है, वो जा रहा है, उसको ABC लिखना नहीं आ रहा, मगर उसको नंबर क्या मिल रहे हैं, जब वो एग्जाम होते हैं तो 95% उसको नंबर मिल रहे हैं। जी, लेकिन ये चीजें हो रही हैं, एजुकेशन को तबाह कर दिया है इन स्कूलों ने। हाँ। तो उनको किस तरह पकड़ में लाया जा सकता है कि यार, अब आप उसमें एक चीज और, वहां पर मैट्रिक बच्चियां 8वीं पास जो है वो टीचर हैं जी, ठीक है ना, ये भी तो एक अलग ही कहानी जाएगी है। सर, इस पे भी बात करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। डायरेक्टरेट ने अभी सारा ऑनलाइन कर दिया है सिस्टम, ठीक है ना। पेरेंट्स घर पे बैठकर एक स्कूल के बारे में मालूमात ले सकते हैं कि यहाँ पे कितने क्वालिफाइड टीचर्स हैं। ये पेरेंट्स का काम है, वो मेहनत ही नहीं कर रहे ना जी। आज देखें वालिद का क्या हो गया, वो बेचारा महंगाई के दौर में मशीन बन गया है, ठीक है। वो सुबह निकलता है, 2-2, 3-3 काम करता है, अपने जरूरियात घर की पूरी करने के लिए लग गया है। अच्छा, माँ भी बिजी हो गई है, ठीक है। अब इनके पास टाइम ही नहीं है पेरेंट्स का। पेरेंट्स आए देखें, जैसे कोई चीज बाजार में लेने जाते हैं तो 4 दुकानों से पूछते हैं, फिर परचेस करते हैं। बच्चे को एडमिशन दिलाते हुए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उसको चेक करें कि यहाँ पे कितने क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ये स्कूल रजिस्टर्ड है डायरेक्टरेट से, ये बोर्ड से रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। आप देखें, जरा सा चेक डालने से वो स्कूल बेहतर हो जाएगा, खुद बेहतरी आएगी, लेकिन चेक डालना पड़ेगा। ये पेरेंट्स का काम है। अब वो डायरी देखकर ये समझें कि भाई मेरा काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो इन स्कूलों को चेक करे। गवर्नमेंट, मैंने माँ बाप तो बेचारे नहीं, आप सही कह रहे हैं ना। देखिए, मैंने आपको बताया ना, अभी ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम। सरदार अली शाह साहब ने सारा ऑनलाइन कर दिया है। अब हर स्कूल की डिटेल आप जाएं डायरेक्टरेट की साइट पर, आप वहां पे एंटर करें स्कूल का नाम, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी कि यहाँ पे कितने टीचर हैं, लेकिन क्या क्वालिफिकेशन है। सही कह रहे हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स को बहुत नोहा होनी चाहिए कि किस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अनुषा से भी बात करेंगे, उनकी टीम के बारे में जानेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ अनुषा, बताइए जरा अपनी टीम के हवाले से। हमारी टीम के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ छोटे बच्चों से या स्कूल लाइफ से नहीं होता,
ये हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में भी फेस कर रहे होते हैं। अब हमारे पास थोड़ी टेक्निकलिटीज डिफरेंट होती हैं। अब जिस तरह से हमारा प्रोजेक्ट है, अब हम ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। स्टूडेंट लेवल के ऊपर हमारे पास अपनी जेब नहीं है कि हम टेक्नोलॉजीज के ऊपर इन्वेस्ट करें, या जो हमारे पास जो हमें इंपोर्ट करानी पड़ती हैं चीजें, या जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। हमारे पास टैलेंट है मगर हमें टैलेंट के कदरदान चाहिए होते हैं। एंड यकीन माने कि इंटरनेशनल लेवल पर लोग हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, हमें चीजें भिजवा रहे होते हैं कि आपका काम अच्छा है, ये अच्छा है। यहाँ पाकिस्तान से भी लोग करते हैं मगर यहाँ पे बहुत कमी है। मतलब आपको ये बात, मतलब हमें खुद आके बताना पड़ रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट को ये बात करनी चाहिए कि ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे यूके जाके या टर्की जाके, ऐसे कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम तो डेवलपिंग स्टेज पे है ना, बिल्कुल, वहां पे जाके उनके स्टूडेंट से, उनकी यूनिवर्सिटी से कम्पीट कर रहे हैं, टर्किश यूनिवर्सिटी से या यूके की यूनिवर्सिटी से कम्पीट कर रहे हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट को शो करना चाहिए, या हमारे पास ऐसे लोग जो कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे वो एक फ्यूचर की चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने ही मुल्क के फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, ये हमारे कौम में बहुत नहीं है, लाइक कमी है इसकी। बिल्कुल। और बाकी कौमें जो है ना वो इसी के ऊपर काम कर रही हैं और इसी के ऊपर उनकी ग्रोथ है। मतलब वो बहुत सपोर्टिव होती हैं, वो स्टूडेंट्स को देखती हैं किसी भी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही होती है। ये सोच के नहीं इन्वेस्ट कर रही होती कि इसका क्या लाइक अभी के अभी करंट आउटकम क्या होगा, वो ये सोच के इन्वेस्ट कर रही होती है कि दीज आर द फ्यूचर ना, ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। तो ये बात बहुत, इस चीज की गवर्नमेंट से लेके लाइक रिसोर्स लेवल तक इस चीज की बहुत कमी है, मुझे जो लगता है। बिल्कुल सही कह रही हो और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। अब हम टीम की जानिब बढ़ते हैं, जरा बताओ। तो टीम का यही है कि टीम जो है, हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, और हम लोग अपने लाइक जो हम पढ़ रहे होते हैं उसी को इम्प्लाई करने के लिए हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ड्रोन्स के ऊपर। फ्रॉम द स्क्रैच हम इन ड्रोन्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इनकी डिजाइनिंग, लाइक एक प्लेन बनाना, एक जैसे एरोप्लेन जो आप समझ लें, उसका शॉर्ट मॉडल आप बना रहे होते हैं, तो उसको उड़ाना, उसको फ्लाइट देना इज समथिंग लाइक, प्लेन तो एक अभी तक लोग मिरेकल ही समझते हैं एट द लेवल, तो एक मिरेकल ही होता है। उसको आप पूरा साल लग के आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हो, और उसकी डिजाइनिंग पे, उसकी फ्लाइट्स पे, फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की अलग भागदौड़ होती है। उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जज करने की कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और उस पे हैं कि हम इन्हें अपनी कंट्री बुला लें, इस स्टेज पे हैं, तो उसके लिए भागदौड़ हो रही होती है कि कंपटीशन के लिए रिपोर्ट्स बन रही होती हैं, रिसर्च पेपर्स बन रहे होते हैं। बहुत जबरदस्त टीम है जो आपके साथ जी, बहुत जबरदस्त अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। और अनुषा, क्या पैगाम देना चाहोगी नाज़रीन को? मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि आपको जो स्टूडेंट लेवल पे ये पैगाम देना चाहूंगी कि आप अपनी जो आपके दिमाग में जो चीज है ना, आप उसको इम्प्लाई करके देखें एक दफा, आप उसके ऊपर काम करके देखें। और जो रिसोर्स लेवल पे बैठे हुए हैं, जिनके पास सोर्सेज हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप स्टूडेंट्स पे इन्वेस्ट करके एक दफा देखें। बिल्कुल। और अपने आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज करें, लाइक किसी भी वे में उनको इनकरेज करें कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टॉपिक के ऊपर काम करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत मेरे ख्याल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है कि हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजीज हो, अपनी इंडस्ट्री हो, तो हमें क्या जरूरत किसी चीज की। बिल्कुल, ताकि चीजें बेहतर हो जाएं। अरशद मलिक साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स, मेरा तवज्जो मैं खास उनकी तरफ देता हूँ। आप यही कैमरा आपका, आप यहाँ पर देख के बोलेंगे, पेरेंट्स बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाते वक्त आप स्कूल के असातिज़ा की क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल चेक करें, उनकी बुक्स चेक करें कि कौन से पब्लिशर्स की बुक्स हैं, अच्छे पब्लिशर्स की बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। और अपने बच्चों को स्कूल भेज के ये ना समझें कि उनका काम खत्म हो गया है, उनकी डायरी चेक करें डेली, उनका काम मुकम्मल करवाएं, ठीक है। इससे इंशाअल्लाह ताला एकदम से चेंज आएगा बच्चों के अंदर। जब बच्चे को ये पता लगेगा मुझे चेक किया जा रहा है, ला मुहाला उसके अंदर चेंज आ जाएगा, वो खुद ब खुद अपना काम भी मुकम्मल करेगा, वक्त पे करेगा। सबसे पहला मसला ये है, और इंशाअल्लाह ताला इससे चेंज आएगा। हम तो भाई असातिज़ा, हम तो ये काम कर रहे हैं कि रात हुई है, बच्चों को पढ़ाने में लगा हूं,
जो खुद ना बन सका इनको बनाने में लगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। क्या कहना चाहेंगे इलियास साहब, आप नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो अपनी टीम एक्टिंग के हवाले से ही जो हमारे आने वाले हैं बच्चे काम करने के लिए ड्रामों में काम करते हैं, शौक है जिनको, तो उनको चाहिए कि मेहनत करें, अपनी आए, टाइम दें, ठीक है ना। ये ऐसा काम नहीं है कि बस आप कैमरे के सामने आ गए और आप क्लिक कर गए, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप मुख्तलिफ इस तरह की एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर एडमिशन लें और आई होप कि आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। मगर फोकस बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें कि हमारी कभी शूट की कॉल टाइम होती है सुबह 6 बजे, तो उसके लिए 4 बजे उठना पड़ता है। 6 बजे के लिए 4 बजे उठेंगे तो जब गाड़ी आएगी आपको लेने के लिए, तो ये सारी कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और कुर्बानियों के बाद ही इंसान आगे जाता है। बिल्कुल, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मौजूद मेहमानों का, आप लोग आए और आपने आके बहुत रौनक बिखेरी हमारी मुस्कुराती सुबह में। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। नाजरीन, अब हम जाते हैं किचन की जानिब और देखते हैं कहाँ तक पहुंचा हमारा पास्ता। जी शेफ सारा। मैं कि हमने जो है वो रेसिपी रेडी करी थी आपके सामने, उसके बाद हमने सौते किया था प्याज एक अलग बाउल में, और उसके अंदर जल्दी से हमारा जो चिकन का कीमा था उसको हमने फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद हमने जो सॉस रेडी किया था वो हम पूछेंगे शेफ़ उस्मा से। जी शेफ़ उस्मा, जल्दी से क्विक सी रेसिपी हमें रिव्यू करवाएं। हमने इसमें ऑयल डाला, ऑयल के बाद हमने इसमें ऑनियन डाली, ऑनियन के बाद हमने उसको सौते किया, उसके बाद हमने गार्लिक डाला और गार्लिक के बाद हमने टमाटो प्यूरी डाल दी। टमाटो प्यूरी डालने के बाद उसको सौते करने के बाद फिर हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली और उसमें काली मिर्चें, वाइट मिर्चें और थोड़ा सा चिकन पाउडर, बस। उसके बाद हमने प्यूरी बना के फिर हमने एक और पैन लिया जिसमें हमने ऑयल डाला और गार्लिक डाला और ऑनियन डाल के उसको भी सौते करके काली मिर्चें और वाइट पेपर डाल के और जी एक की इंग्रेडिएंट्स आप भूल चुकी हैं, वो जल्दी से बताएं क्या था हमारा। वो कुछ और नहीं बल्कि सलमान टमाटो प्यूरी थी, क्योंकि सलमान देता है बहुत जबरदस्त कलर, आपके खानों में बहुत अच्छा टेस्ट देता है, जो कि बनाता है हमारे खानों को बहुत ही लजीज और मजेदार। तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपी को। अब हम जा रहे हैं अपनी मिक्सिंग की तरफ और प्रेजेंटेशन की तरफ। जी शेफ उस्मा, हमारा जो पास्ता है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बस प्रेजेंटेशन हो रही है। सॉस हमने जो है वो प्लेट में एज अ प्रेजेंटेशन हमने उसको डेकोरेट कर दिया मजे मजे का, और मैसी लुक दिया है अपने पास्ता को, ताकि जब हम सर्व करें तो बहुत मजे का लगे। बॉटल और रिवायत कुकिंग ऑयल की बॉटल हटा दीजिए, और ये जो वो रखा हुआ है प्लांट छोटा सा, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है ये हमारे फ्रेम बनाने में जो है वो ताकि हमारा फ्रेम सेट हो जाए, और बॉटल को भी हम यहाँ साइड में रख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ से हटा के इसको सेट कर देती हूँ ताकि। अच्छा जी शेफ उस्मा, ये स्पाइसी बना है या नॉर्मल है, क्या किस तरह का? नॉर्मल है बिल्कुल। और आप इसको अगर आप चाहते हैं स्पाइसी करना तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। बहुत यमी है, अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत झटपट क्विक सी रेसिपी है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर दरकार थे और बहुत मज़े का और झटपट से ये बन गया है। जी शेफ उस्मा, कहाँ तक पहुँचा हमारा पास्ता? रेडी हो गया? ओके। क्या समझती हैं कि किचन में काम करते हुए हम खवातीनों को ग्लव्स वगैरह यूज करने चाहिए या बस सही है? नहीं, जैसे हाइजेनिक वगैरह जहाँ हो वहाँ तो लाजमी आपको ग्लव्स यूज करने चाहिए, लेकिन जहाँ ऐसा। ये हमारा पास्ता जो है वो रेडी है और सही है। ये सलमान का। अच्छा, इसके अंदर हमने टमाटर प्यूरी के साथ हॉट चिली सालसा भी ऐड किया था ताकि थोड़ा सा स्पाइसी लुक आ जाए, स्पाइसी टेस्ट आ जाए, और ये हमारा पास्ता जो है वो इटालियन पास्ता रेडी है। जबरदस्त प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत की है शेफ उस्मा, आपने टेस्ट करके बताएंगे कि अच्छा ये आप बाकी में जो मिक्स कर रही हैं ये सबके लिए हमारे लिए तैयार कर रही हैं? अच्छा जी, जबरदस्त। तो रेसिपी तो आप लोगों ने नाज़रीन देख ली, प्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने देख ली। अब हमारी पूरी टीम जो है वो थोड़ी देर के बाद नोश फरमाएगी। तो शेफ उस्मा, मुझे जरा बताइएगा कि जो आपने बनाया है इसमें पास्ता जो है वो किसी भी हम उसमें दे सकते हैं शेप में, या ये स्पैगेटी वाला होना जरूरी है? नहीं, स्पैगेटी भी ले सकते हैं और पास्ता भी लेते हैं।
ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। बेसिकली मैक्रोनीज के शेप्स होते हैं डिफरेंट, वो हम चाहे तो, लेकिन ये जो इटालियन पास्ता है वो लगता है उसमें स्पैगेटी ही जरा अच्छी लगती है। ठीक है। और हाँ, बाकी आप डिफरेंट शेप्स ऑफ मैक्रोनीज आते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं, बट इसका तो एक यही फ्लेवर देता है और जरा मजा भी आता है इसके साथ, स्पैगेटी के साथ है। अच्छा, किसी दिन हमें शाशलिक बना के खिलाएं यार, ये मेरी फरमाइश है, मुझे चाइनीज बहुत पसंद है, तो जरा शाशलिक भी हो जाए किसी दिन। बस डन हो गया, और ये शाशलिक किसी और दिन नहीं बल्कि इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम आपकी फरमाइश को कल ही पूरा कर देते हैं। ओए होए होए होए, ये देखिए शेफ सारा आज बहुत अच्छी लग रही है। आपका जो ब्लश है वो आज बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, और आपने जो हाइलाइटर लगाया है वो भी मेरी आंखें देख सकती है। बस ये मैंने एपिसोड निकाल दिया, शायद अब तारीफों की कुछ अल्फाज आ जाए मेरे लिए, और जी फाइनली वो मैंने अचीव कर लिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल यार, आप हमारे से इतनी मोहब्बत करती हैं, हम सबसे इतनी मोहब्बत करती हैं, इतने खुलूस से हमारे लिए इतनी प्यारी प्यारी डिशेस बनाती है, तो हम आपकी तारीफ ना करें ऐसा कभी हो सकता है। और शेफ उज़्मा का जरा फेसबुक पेज वगैरह बता दीजिए। बिल्कुल जी शेफ उज़्मा। मेरा पेज का नाम है उज़्मास किचन, और मेरी फेसबुक आईडी है uzma.sayyed74@yahoo.com। बिल्कुल, आप अगर मजे मजे के खाने एंजॉय करना चाहते हैं शेफ उज़्मा के हाथ के, तो जरूर इनके पेज को विजिट कीजिएगा, वहां से इनको ऑर्डर कीजिएगा और मजे मजे के अपने लंच और डिनर की मील्स को एंजॉय कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, कितने टाइम पहले ऑर्डर दें? अगर ऑर्डर देना है हमने तो कितने टाइम पहले ऑर्डर देना चाहिए आपको शेफ उज़्मा? तो आप एक तो ऑर्डर ऐसे होते हैं कि जैसे आपके घर कोई गेट टुगेदर है तो मुझे एक दिन पहले दें। ठीक है, जाहिर उसमें टाइम लगता है थोड़ा, मैरिनेशन। अच्छा, कितने पर्सन का खाना जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं आपको? 50 से 100। 50 से 100 का, वेरी गुड। तो आप अकेले वन मैन आर्मी शो की तरह काम कर रही होती है या आपकी टीम है? नहीं, मेरी कोई टीम नहीं है। अरे जबरदस्त, एक औरत ही अपने अंदर एक मुकम्मल टीम लेकर चलती है। ये उस्मा जैसी औरतें जो हैं वो हमारे लिए एक मिसाल है, और शेफ सारा जैसी कि हम लोग और मुझ जैसी भी यार, मैं अपने आप को भूल जाती हूँ कि हम लोग अपनी फैमिलीज को, अपनी सब चीजों को साइड पे रख के आप लोगों की मोहब्बत में इस तरह के काम सरअंजाम दे रहे होते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। आज जैसे कि शेफ उज़्मा ने हमें बनाकर दिखाया पास्ता, आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिएगा, आज ही अपने हस्बैंड से फरमाइश कीजिएगा कि मेरा पास्ता खाने का दिल चाह रहा है, और शेफ उज़्मा ने आज बना के दिखाया है, सिखाया है, तो हम बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा शेफ सारा, आप जरा बताइएगा मुझे कि आप जो जबरदस्त ब्राउनीज वगैरह बनाती हैं और केक जो बनाती हैं, वो आप इतने मजेदार कैसे बनाती हैं? आपके खुलूस की मोहब्बत उसके अंदर ऐड हो जाती है, छोटा सा बताइए क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो गया। बिल्कुल, मेरा जो पेज है वो लिटिल ट्रीट्स बाय सारा के नाम से इंस्टाग्राम पे आप जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ब्राउनीज और केक बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा, वो कैसे बनाती हूँ वो डेफिनेटली जब आप खुद अच्छे होते हैं ना, और आपको मजे मतलब एंजॉय करने वाले फूडी लवर होते हैं, तो आपको हर चीज मुझे लगता है कि अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बन जाती है। शेफ सारा, टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी और आप लोगों की रेसिपी आप लोगों ने हमें बनाना सिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो एक नई रेसिपी के साथ कल आपसे मिलते हैं।